हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। लोक व्यवहार। खंड 2। लोगों के दिल में जगह बनाने के 6 आसान तरीके। पहला, प्रत्येक स्थान पर सम्मान कैसे कराएं। लोगों के दिलों पर कैसे राज किया जाए। इस पाठ को सीखने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप यह पुस्तक पढ़ें। इसके स्थान पर आप संसार के सबसे अच्छे मित्र बनाने वाले की तकनीक क्यों नहीं सीख लेते। आखिर वह कौन है? शायद वह कल ही आपको सड़क पर दिख जाए। आपसे 10 फीट की दूरी पर ही वह अपनी पूँछ हिलाने लग जाएगा। अगर आपने उसे ज़रा सा भी पुचकार दिया तो वह आपसे लिपट जाएगा और अपने प्रेम का इजहार भी करने लगेगा। शायद आप नहीं जानते कि उसके इस प्यार में कोई स्वार्थ, कोई कपट, कोई छल नहीं है। वह आपको अपना ग्राहक भी नहीं बनाना चाहता। वह आपसे पैसा भी नहीं चाहता। वह आपसे शादी भी नहीं करना चाहता। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि कुत्ता ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे जीवित रहने के लिए कोई अन्य काम भी नहीं करना पड़ता। वह तो बस प्रेम देता है, प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देता। मुर्गी को तो अंडे देने पड़ते हैं, गाय भैंस को दूध देना पड़ता है, चिड़िया को भी गाना पड़ता है, चहचहाना पड़ता है, वह भी हमारी खुशी के लिए। एक बार मेरे पापा मेरे लिए 5 सेंट में एक पीले बालों वाला छोटा सा पिल्ला खरीद कर लाए थे। उस समय मैं 5 साल का था। वह पिल्ला ही मेरे सुख दुख का साथी था। हर शाम को 5 बजे के लगभग वह बरामदे में बैठकर अपनी मनमोहक आंखों से सड़क पर ही देखता रहता था, और जैसे ही वह मेरी आवाज़ सुनता था, गोली की रफ्तार से भी तेज़ रफ्तार से दौड़ते हुए मेरे पास आ जाता था और फिर पूरे आनंद से मेरा स्वागत करते हुए मुझसे ज़ोर से लिपट जाता था। मेरा टिपी 5 सालों तक मेरा सबसे करीबी, सबसे सच्चा दोस्त बना रहा। फिर एक रात को अचानक ही मुझसे 10 कदमों की दूरी पर बिजली गिर जाने से मर गया। मैं तो जैसे सन्न ही रह गया था। टिपी की मौत मेरे बचपन की सबसे दुखद याद थी। टिपी ने कभी भी मनोविज्ञान की कोई पुस्तक नहीं पढ़ी थी। उसे इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। टिपी में ही क्या, मैं समझता हूँ कि हर कुत्ते में ऐसी ही कोई दैवीय शक्ति होती है कि वह जानता है कि कैसे दूसरों में रुचि लेकर 2 पल में ही किसी के दिल में जगह बनाई जा सकती है। लेकिन मनुष्य के बस की यह बात नहीं है। उसे तो वर्षों लग जाते हैं किसी को अपना बनाने में। लेकिन यह संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो इसी बात के प्रयास में लगे रहते हैं कि सारे लोग उनमें रुचि दिखाएं, और इसी कारण वे निरंतर गलतियां करते चले जाते हैं, और वे अपने इसी प्रयास में असफल होते चले जाते हैं। लोगों की ना आप में कोई दिलचस्पी है, ना मुझ में। उनकी सारी दिलचस्पी तो स्वयं में ही है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, 24 घंटे। एक बार न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने एक बहुत ही मज़ेदार सर्वे किया। उन्होंने जानना चाहा कि टेलीफोन पर होने वाली बातों में किस शब्द का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और सर्वे से पता चला कि 500 चर्चाओं में मैं शब्द का ही 3900 बार से अधिक प्रयोग किया गया था। ठीक इसी प्रकार जब आप कोई सामूहिक फ़ोटो देखते हैं तो उसमें भी सबसे पहले अपनी ही तस्वीर खोजते हैं। यदि हम केवल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने और स्वयं में उनकी रुचि जगाने का प्रयास करेंगे तो कभी भी सच्चे मित्र नहीं बना पाएंगे। सच्चे मित्र ऐसे नहीं बनते। What life should mean to you? What life should mean to you में वियना के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एडलर ने लिखा है, जिस व्यक्ति को दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती
उसका जीवन हमेशा कठिनाइयों से घिरा रहता है। वही आदमी दूसरों को भी सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह के व्यक्ति सबसे अधिक असफल भी होते हुए दिखाई देते हैं। आप मनोविज्ञान पर चाहे दर्जनों पुस्तकें पढ़ लें, फिर भी आपको अपने काम का वक्तव्य तो केवल एडलर के शब्दों में ही मिलेगा। जिस व्यक्ति की दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती, उसे जीवन में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ आती है और वह दूसरों का सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इसी तरह के व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा असफल देखे गए हैं। एक बार न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से मैंने लघु कथा लेखन का एक कोर्स किया था। उसी कोर्स में एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक ने हमारी कक्षा को बताया कि वे अपनी मेज़ पर पड़ी दर्जनों कहानियों में से किसी भी कहानी को जब पढ़ते हैं तो कुछ लाइनें पढ़ने के बाद ही वे इस बात का अनुमान लगा लेते हैं कि उस कहानी का लेखक दूसरे लोगों को पसंद करता है या नहीं। उन्होंने कहा, यदि लेखक लोगों को पसंद नहीं करता तो लोग भी उसकी कहानी को पसंद नहीं करेंगे। फिर वह अनुभवी संपादक अपने लेक्चर के दौरान 2 बार रुका तथा उसने भाषण देने के लिए क्षमा याचना करते हुए कहा, जो आपका पादरी आपको बताएगा, मैं भी आपको वही बात बता रहा हूँ। लेकिन याद रखिए, यदि आपको एक सफल कहानीकार बनना है तो आपको दूसरे लोगों में रुचि लेनी ही होगी। यदि यह बात एक कहानीकार के बारे में सही है तो यही बात लोगों से आमने सामने बातें करने में भी सही साबित होती है। जब हावर्ड थर्स्टन ब्रॉडवे में अपना आखिरी शो देने वाले थे तो उस शाम को मैं उनके साथ ही ड्रेसिंग रूम में था। थर्स्टन एक विश्वविख्यात जादूगर थे जिन्होंने 40 से ज़्यादा सालों तक दुनिया के कोने में जाकर अपना मायावी खेल दिखाया था तथा दर्शकों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया था। 6 करोड़ लोग उनके शो के टिकट खरीद चुके थे और उन्हें लगभग $20 लाख का लाभ हुआ था। इतना सब कुछ उन्होंने स्कूल में जाकर नहीं सीखा था, क्योंकि वे तो बचपन में ही घर छोड़कर भाग गए थे। वे मालगाड़ियों में चुपके सवारी किया करते थे, घर घर जाकर भीख मांगकर पेट भरते थे। भूसे सवारी किया करते थे, घर घर जाकर भीख मांगकर पेट भरते थे। भूसे के ढेर पर सोते थे तथा रेल की पटरियों के आसपास या सड़कों पर लगे पोस्टरों को देखकर उन्होंने पढ़ना सीखा था। मैं बहुत उत्साहित था कि उन्होंने यह सब आखिर कैसे सीख लिया। इसीलिए मैंने मिस्टर थर्स्टन से उनकी सफलता का रहस्य जानना चाहा। क्या उन्हें केवल जादू का ही ज्ञान था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जादू पर तो अनगिनत पुस्तकें लिखी जा चुकी है और कितने ही अन्य जादूगर उनके जैसा ही जादू जानते हैं, लेकिन उनके पास 2 ऐसी अनमोल चीज़ें थी जो दूसरों के पास नहीं थी। वे अपने व्यक्तित्व से सबको मोहित कर सकते थे, मतलब वे एक सफल तथा कुशल शोमैन थे। उन्हें मानव प्रकृति का पूरा अनुभव था। वे अपनी प्रत्येक मुद्रा, प्रत्येक कार्य, अपनी आवाज़ की हर तरंग, अपनी आंखें उठाने या छपकाने की प्रत्येक हरकत की पहले से ही पूरी तैयारी करके मंच पर उतरते थे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनकी दूसरों में वास्तविक रुचि थी। वे दिखावा पसंद नहीं करते थे। उन्होंने ही मुझे बताया कि कितने ही जादूगर दर्शकों को देखते हैं तथा खुद से कहते हैं, मेरे सामने कुछ मूर्ख लोग विराजमान हैं जिनमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, मैं तो आसानी से इनको मूर्ख बना दूंगा। लेकिन थर्स्टन का तरीका सबसे भिन्न था। प्रत्येक बार मंच पर जाने से पहले वे स्वयं से कहते थे,
मैं बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि ये लोग मुझे देखने आए हैं। इन्हीं लोगों के कारण ही तो मैं अपनी आजीविका कमा पाता हूँ तथा अपना जीवन आनंद से गुजार पाता हूँ। मेरी पूरी कहानी यही रहेगी कि मैं इन लोगों को निराश ना करूं तथा इनके समक्ष अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाऊं। वे बार बार यह भी कहते थे, मैं अपने दर्शकों से असीम प्यार करता हूं, मैं उन्हें दिल से चाहता हूं। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बातें कोरी बकवास लगे, लेकिन मैंने अपनी ओर से एक भी शब्द नहीं जोड़ा है। मैं तो बस आपको संसार के सबसे विख्यात जादूगर में से एक जादूगर की सफलता का रहस्य बता रहा हूँ। अब मैं आपको पेंसिल्वेनिया के निवासी नॉर्थ वॉरेन के जॉर्ज डाइक का प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। 30 सालों तक अपने सर्विस स्टेशन बिजनेस में काम करते रहने के पश्चात उन्हें व्यवस्था में रिटायर होना पड़ा, क्योंकि उनके स्टेशन की साइट के ऊपर नया हाईवे बनने वाला था। लेकिन रिटायर होने पर वे खाली बैठे बैठे जल्दी ही ऊब गए, इसीलिए वे संगीत के अपने शौक को समय देने लगे। वे अनेक संगीत विशेषज्ञों से चर्चा करने लगे। वे बहुत विनम्र तथा मैत्रीपूर्ण प्रवृत्ति के थे तथा सामने वाले संगीतज्ञ की पृष्ठभूमि तथा उसकी रुचियों में बहुत दिलचस्पी लेते थे। वे स्वयं कुछ अधिक अच्छे संगीतज्ञ नहीं थे, लेकिन उन्होंने अनेक अच्छे संगीतज्ञों से अच्छी मित्रता कर ली थी। उन्होंने फिर संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लेना प्रारंभ कर दिया तथा शीघ्र ही अमेरिका के पूर्वी भाग के संगीत प्रेमी उन्हें अंकल जॉर्ज विंकिंजुआ काउंटी के संगीतज्ञ के रूप में पहचानने लगे थे। अंकल जॉर्ज जब 70 से ऊपर के थे, अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का भरपूर आनंद ले रहे थे, प्रत्येक पल को जी रहे थे। दूसरों में रुचि लेने के कारण उन्होंने अपने बुढ़ापे के खालीपन को एक नए जीवन से सराबोर कर लिया था, जबकि अधिकतर लोग अपने जीवन को बोझ समझकर उसे जीते जी समाप्त कर देते हैं। थियोडोर रूजवेल्ट की सफलता का भी यही रहस्य था। उनका सेवक भी उनसे बहुत प्यार करता था। उनके वैलेट जेम्स एमॉस ने उन पर एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है थियोडोर रूजवेल्ट हीरो टू हिज वैलेट। एक बार मेरी पत्नी राष्ट्रपति से पूछ बैठी कि बॉब वाइट कैसा होता है, क्योंकि उसने बॉब वाइट को कभी भी नहीं देखा था। रूजवेल्ट ने विस्तार पूर्वक मेरी पत्नी को बॉब वाइट के बारे में बताया। फिर कुछ समय बाद हमारे फ़ोन की घंटी गूंज उठी। एमॉस और उसकी पत्नी का घर रूजवेल्ट के घर के समीप ही था। वह फ़ोन रूजवेल्ट का था जिसे मेरी पत्नी ने उठाया था। रूजवेल्ट ने मेरी पत्नी को बताया कि उनकी खिड़की के बाहर बॉब वाइट है, वह खिड़की खोलकर उसे देख सकती है। ये छोटी बातें ही तो रूजवेल्ट को औरों से अलग करती थी। वे जब भी हमारे घर के आसपास से गुजरते थे तो ओ एनी या ओ जेम्स जैसे शब्द सुनाई देते थे, चाहे उन्हें कोई दिखाई दे अथवा नहीं। यह मैत्री भाव ही था जिससे वे सबकी दृष्टि में महान थे। फिर कौन ऐसा कर्मचारी होगा जो अपने ऐसे मालिक को नापसंद करेगा। इस तरह के मनुष्य तो ढूंढने से भी कठिनता से ही मिलते हैं। एक बार राष्ट्रपति टैफ्ट अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर गए हुए थे, तभी रूजवेल्ट व्हाइट हाउस में आए। अपने से छोटे लोगों को पसंद करने का इससे सही उदाहरण कहीं मिलेगा कि उन्होंने सभी पुराने कर्मचारियों, यहाँ तक कि बर्तन साफ करने वाली नौकरानी को भी उसके नाम से पुकारा था। फिर उनकी दृष्टि एलिस नामक महिला बावर्ची पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, क्या तुम अब भी कॉर्न ब्रेड बनाती हो?
एलिस ने बताया कि वह कभी-कभी नौकरों के लिए ही कॉर्न ब्रेड बनाती है। मालिक लोग इसे खाना पसंद नहीं करते। रूजवेल्ट ने गरजते हुए कहा, शायद उन्हें अच्छे खाने की समझ नहीं। प्रेसिडेंट से मिलने पर मैं उन्हें यह बात ज़रूर बताऊंगा।